हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने सेकंड लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले क्लासिफिकेशन को, तो पहले क्लासिफिकेशन फिनिश करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वन बाय वन एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, एल्केन्स तक हमने कर लिया था, अब आएगा एल्कीन्स। एल्कीन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग आज। तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और सफिक्स एल्कीन्स के लिए जो सफिक्स यूज होगा वो है ENE। ठीक है, तो ENE सफिक्स यूज होता है एल्कीन्स में। इसमें एक कॉलम हम कॉमन नेम का बढ़ा लेंगे क्योंकि इनके कॉमन नेम भी एक रेगुलर ऑर्डर में है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहां से ग्रीक नंबर्स जिसमें कोई चेंज नहीं होना है। फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू CnH2n। कॉमन नेम का एक कॉलम हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं, तो कॉमन नेम के लिए क्या करते हैं, YLENE ऐड कर देते हैं, YLENE ऐड कर देंगे। और ENE जब ऐड करेंगे तो उसका IUPAC नाम बन जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट लेटर इज द सेम, पहला लेटर यहाँ पे क्या होगा, मेथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कार्बन का डबल होगा हाइड्रोजन। वहां पे हम क्या कर रहे थे, डबल करने के बाद दो ऐड कर रहे थे, CnH2n+2 था, यहाँ पे CnH2n है, तो कार्बन से ठीक डबल होती जाएगी हाइड्रोजन, तो CH2 इज द फॉर्मूला। लेकिन डबल बॉन्ड आना कंपलसरी है, इन्स के अंदर डबल बॉन्ड आना कंपलसरी है। अब एक ही कार्बन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां से आएगा यहाँ पे, तो ये कंपाउंड कैसा है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन। मिथाइलिन जरूरत पड़ेगी इसकी हमको बाद में। और इसका स्टैंडर्ड या IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथीन, METHENE। मीथीन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो सेकेंड कंपाउंड एथ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। इथाइलिन, और इथाइलिन को IUPAC सिस्टम में इन सफिक्स से आगे कैरी ऑन करेंगे तो इथीन हो जाएगा। C3 प्रोप, थर्ड कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो C3H6 प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे प्रोपीन। ठीक है, तो अब आगे आप इसको कॉमन नेम को फिल कर लीजिएगा। चौथा नाम आएगा ब्यूट। ठीक है, C4H8 तो ब्यूटाइलिन, और यहाँ पे ये हो जाएगा ब्यूटीन। ओके, तो ब्यूटीन हो जाएगा सिंगल, एक जगह पे यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। पेंट, तो पेंट का फॉर्मूला हो जाएगा C5H10 और नाम हो जाएगा इसका पेंटीन। ओके, तो पेंटीन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, 6 की जगह आ जाएगा हेक्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा C6H12 हेक्साइलिन, और IUPAC नेम हो जाएगा इसका हेक्सीन। ठीक है, इसके बाद C7, तो 7 पे आ जाएगा हेप्ट, C7। H कितना हो गया, 14, डबल होता जाएगा, हेप्टीन। हेप्टीन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो मिथाइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, हेप्टाइलिन, ये इनके कॉमन नेम होंगे। ठीक है, और IUPAC नेम्स के बारे में भी हम साथ में बात करते जा रहे हैं। मेथ से मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पैंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। अब उसके बाद आगे के 2 स्ट्रक्चर के 3 स्ट्रक्चर के बारे में और बात करेंगे। इसमें हमको 12 तक की जरूरत नहीं है, बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई काम आपको नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ऑक्ट से जब स्टार्ट करेंगे, 8 कार्बन पर आ जाएगा ऑक्ट, तो फॉर्मूला हो जाएगा C8H16। H16 क्या कहेंगे, ऑक्टीन। ऑक्टीन, इसके बाद 9 पर आएगा नॉन, C9H18, और क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, नॉनिन। ओके, और 10 पे आ जाएगा, ये हो गया आपका 9, और 10 पे आ जाएगा डेक, तो यहाँ पे C10H22,
और नाम इसका क्या हो जाएगा, डेकीन हो जाएगा, DECEN, डेकीन। ओके, तो इट इज अबाउट अल्कीन्स। तो क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला CnH2n हो जाएगा, कार्बन का डबल हाइड्रोजन का नंबर होगा, एक डबल बॉन्ड कंपलसरी आएगा, और उसके बाद जो सफिक्स है वो है ENE, तो इन सफिक्स यूज करेंगे तो नेमिंग हो जाएगी मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकीन। इस तरीके से एल्कीन्स को फिनिश किया हमने। एल्कीन्स के बाद अब जो थर्ड मेंबर आएगा वो है एल्काइंस। अल्काइंस, तो अल्काइंस में आपको क्या ध्यान रखना है, जनरल फॉर्मूला इसका होगा CnH2n-2, मतलब कार्बन के नंबर को पहले डबल करेंगे फिर उसमें से 2 माइनस कर लेंगे, कार्बन के नंबर को डबल करेंगे और उसमें से 2 को माइनस कर लेंगे, तब बनेगा एल्काइन। तो ये हुआ एल्काइन, और इसका जो सफिक्स है एल्काइंस के लिए, जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो है YNE। एल्काइंस का सफिक्स क्या है, YNE। तो ये आपका थर्ड सीरीज शुरू हुआ एल्काइंस का। ठीक है, तो जनरल जो कॉमन ग्रीक वर्ड्स है वो बिल्कुल सेम होंगे, ग्रीक नंबर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर्मूला चेंज हो गया, CnH2n की जगह CnH2n-2 आ जाएगा यहां पर फॉर्मूले में, CnH2n-2 इज द फॉर्मूला एंड सफिक्स इज हियर YNE। इसका सफिक्स क्या है, YNE। और फर्स्ट मेंबर यहां पे मेथ वाला जो मेंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। चेक कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों आना चाहिए। जब n की वैल्यू 1 रखोगे, C से मल्टीप्लाई करोगे तो C आ गया, 1 इंटू 2 2 आ गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। ठीक है, तो नाम आप बना सकते हो, मेथ में YNE जोड़ सकते हो, चाहे वो फॉर्म हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेंबर जो है इसको कहते हैं 8। अब फॉर्मूले पे आइए, n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 तो C2H2 हो गया, C2H2। एक ट्रिपल बॉन्ड होगा इसके अंदर। कॉमन नेम है इसका एसिटाइलिन, कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइन। एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम, कॉमन नेमिंग का सिस्टम अलग है, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है। अब नंबर 3 पर आएगा प्रॉप। तो जब प्रॉप की बात करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा C3, डबल करोगे तो 6, 2 माइनस करोगे तो कितने हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे, C3H6। तो देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस CH3 ग्रुप को मिथाइल कहते हैं, आगे जाके वो समझ में आएगा। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। और ये किसका डेरिवेटिव है, एसिटाइलिन का। तो कॉमन नेमिंग का सिस्टम इसका अलग है, मिथाइल एसिटाइलिन बोलेंगे इसको, कोई काम नहीं पड़ेगा, केवल पहले वाले का काम पड़ता है। तो मिथाइल एसिटाइलिन, इथाइल एसिटाइलिन, प्रोपाइल एसिटाइलिन, इस तरह से इसका कॉमन नेमिंग आगे जाता जाएगा। ठीक है, और इथाइन के बाद अब IUPAC सिस्टम में इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपाइन कहेंगे। प्रोपाइन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इसके बाद ब्यूट, तो C4 डबल करेंगे तो 8 हो गया, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C4H6, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इथाइल एसिटाइलिन कहेंगे इसको, है ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ब्यूटाइन हो जाएगा इसका UPAC नेम। इसके बाद 5 नंबर पे आएगा पेंट, C5H10, तो 2 माइनस करने के बाद कितना बचेगा, H8 बचेगा, और इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। ओके, तो दिस इज पेंटाइन, ये इसका नाम हो गया पेंटाइन। अब आगे बात करते हैं अगले 5 मेंबर्स के बारे में। तो इट इज अबाउट द एल्काइंस। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, सफिक्स इज YNE। आइन का फॉर्मूला है, आइन के लिए सफिक्स है YNE, और जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। नंबर 6 पर आएगा हेक्स, एज इट इज। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, C6H10, नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। हेक्साइन, ओके।
C7, 7 पे आएगा हेप्ट, C7 डबल कर देंगे तो कितना हो गया 14, 2 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचा 12, तो नाम क्या हो जाएगा हेप्टाइन। हेप्टाइन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। 8 पर आएगा ऑक्ट, तो C8, H कितने हो गए, डबल करेंगे तो 16, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14, ऑक्टाइन। ऑक्टाइन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। 9 पर आएगा नॉन, और 9 पर आया नॉन तो C9, H कितना हो जाएगा 18, डबल करने पर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 16, 16, और नाम क्या हो जाएगा नोनाइन, NONYNE, नोनाइन। YNE इज द सफिक्स ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, 10 पे आ जाएगा डेक, और ये आ गया आपका C10, H कितना हो गया 18, नाम कंपाउंड का हो जाएगा डेकाइन। डेकाइन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये आपकी अब 3 सीरीजेस हो गई, अल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, तीनों क्लियर। CnH2n+2 इज द एल्केन। तो जहां पर कार्बन के डबल पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा होगी, डबल से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होगी वो एल्केन, जिसमें कार्बन से ठीक डबल हाइड्रोजन होगी वो एल्कीन, और जिसमें डबल करने पर 2 हाइड्रोजन कम होगी वो एल्काइंस। ऐसे इसको ध्यान रखना है, जरूरत पड़ेगी सभी चीजों की आपको आगे। ठीक है, तो इट इज अबाउट द ओपन चेन कंपाउंड। ये हमने बात किया ओपन चेन कंपाउंड के बारे में। अब क्लोज चेन में 2 टाइप था पहले, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है इन विच क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज made up of only carbon atom, in which closed structure is made up of only carbon atom। जहां पे closed structure केवल कार्बन एटम से बना हुआ होगा उसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक कंपाउंड फिर से 2 टाइप में डिवाइडेड हैं। होमोसाइक्लिक के फिर से 2 टाइप है, एक को हम कहते हैं अलीसाइक्लिक और एक को हम कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, तो 2 हैं। पहले हम लोग एरोमेटिक को डिफाइन कर लेंगे, फिर एलिसाइक्लिक को डिफाइन कर लेंगे। एलिसाइक्लिक फिर से 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, अलीसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एलोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, मतलब जिसमें दूसरा एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। बहुत कॉमन बात है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो पहले 1 बाय 1 अब इसके डेफिनेशन पर आते हैं। अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, और एरोमेटिसिटी को मैं अलग से आपके लिए समझाऊंगा, आपको अलग से उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले तो इसकी नाम की बात करते हैं। एरोमेटिक, इट was derived from अरोमा। इसका जो डेरिवेशन हुआ है, इसके नाम का जो डेरिवेशन है वो अरोमा से हुआ है, derived from अरोमा। ग्रीक भाषा का शब्द अरोमा से डिराइव हुआ है। ठीक है, और अरोमा का मीनिंग आज के डेट में सबको पता है, तो डिराइव फ्रॉम ग्रीक टर्म अरोमा, ग्रीक वर्ड अरोमा। इट्स मीनिंग इज कंपाउंड्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, कंपाउंड्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका मतलब है स्पेसिफिक ऑर्डर वाले कंपाउंड, विशिष्ट गंध वाले यौगिक। ओके, तो ग्रीक भाषा के अरोमा शब्द से इसका ओरिजिन हुआ, और इसका मतलब है कंपाउंड्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब विशिष्ट गंध वाले यौगिक। तो ये तो उसके नाम का मीनिंग हो गया। ठीक है, जैसे
एक अगर नाम मैं लूं कॉमन, फिनॉल, तो फिनॉल सबको पता है, टॉयलेट में जब भी फिनाइल डाला होगा तो कोई भी उधर से जाएगा दूर दूर से तो उसको पता चल जाएगा कि फिनॉल यूज किया है, ठीक। तो एरोमेटिक कंपाउंड का अपना स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। नफ्थलीन बॉल्स, व्हाइट कलर की बॉल्स रहती है जिसको कपड़े वगैरह में रखते हैं, ठीक है, कीड़े ना लगे उसमें, इसलिए तो उसका अपना स्पेसिफिक ऑर्डर है। तो जिन कंपाउंड्स को आप जानते हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो फिनॉल, नैप्थलीन बॉल्स, तो ये ऐसे कंपाउंड है, कोई भी नैप्थलीन बॉल वाला कपड़े पहन के आएगा तो पहचान आ जाएगा कि इसने नैप्थलीन बॉल वाले कपड़े पहने। तो स्पेसिफिक ऑर्डर इज द फर्स्ट थिंग अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड। तो वो कंपाउंड जिसका अपना स्पेसिफिक ऑर्डर है। अब आगे इन एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि हम होमोसाइक्लिक के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए ध्यान रखेंगे। इन एरोमेटिक कंपाउंड क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। क्लोज्ड स्ट्रक्चर केवल कार्बन एटम से बना हुआ होगा। क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम in which alternate double bonds are present, in which alternate double bonds are present, और इसमें एकांतर युग्म बंधन पाया जाता है। alternate double bonds are present, alternate double bonds are प्रेजेंट, ओके। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनका क्लोज्ड स्ट्रक्चर केवल और केवल कार्बन एटम से बना हुआ होगा और जिनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, एक के बाद एक एकांतर युग्म बंधन की स्थिति जिसमें बनेगी, उस कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो दो खास बातें हो गई एरोमेटिसिटी को पहचाने, एरोमेटिक को पहचानने के लिए, है ना। तो पहली बात उसका स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी स्पेसिफिक ऑर्डर वाले कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, लेकिन जो एरोमेटिक होंगे उनका अपना स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें अपना स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, जिनका क्लोज्ड स्ट्रक्चर कार्बन एटम से बना हुआ होगा और साथ में उनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो इट इज अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बाद में जस्टिफाई करेंगे हम लोग इसको, अभी तो केवल क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे हैं। तो देखो कैसे पहचानेंगे, क्लोज्ड स्ट्रक्चर is made up of only carbon atom where alternate double bonds are present। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका है इसको पहचानने का। तो बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक का एग्जांपल है, क्योंकि इसका क्लोज स्ट्रक्चर कार्बन से बना हुआ है और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। तो बेंजीन, अगर मैंने ऐसा कहा फिनॉल, तो फिनॉल इज एरोमेटिक क्योंकि जो OH ग्रुप है वो ऊपर लगा हुआ है, उसका क्लोज स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। टॉलुइन, अब इसी तरीके से देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चर कलेक्ट करने हैं, तो ये फिनॉल है, ये टॉलुइन है, मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं इसको। तो इनको पहचानना आपको सीखना है, ठीक है। 1,2 पे अगर मिथाइल आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोजाइलिन। 1,2 की पोजीशन को रिंग पर ऑर्थो कहते हैं, तो ऑर्थोजाइलिन। अगर ये 1,3 पे आ जाता तो मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, काउंट द सिग्मा बॉन्ड इन पैराजाइलिन। तो पैराजाइलिन का तो पहले स्ट्रक्चर पता होगा तब तो काउंट करेंगे ना, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना है। तो इट इज बेंजीन, फिनॉल, टॉलुइन और ऑर्थोजाइलिन या जाइलिन कह लीजिए आप। 2 रिंग अगर एक साथ होंगे कंटिन्यूअस तो इसको हम कहते हैं नेप्थलीन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेप्थलीन। तो नेप्थलीन जो है वो नेप्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है। नेप्थलीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। 3 कंटिन्यूअस रिंग इज कॉल्ड एंथ्रासिन। 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर अगर होगा तो इसको हम कहेंगे एंथ्रासिन। और
एरोमेटिसिटी, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो रहते हैं उनको हम छोटे सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाउंड नेप्थालीन, ये हो गया आपका कंपाउंड एंथ्रासिन, एंथ्रासिन। ठीक है, तो इट इज अबाउट सम एरोमेटिक कंपाउंड। क्या खास बात होगी? स्पेसिफिक ऑर्डर एंड कार्बन क्लोज स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, जिनमें क्लोज स्ट्रक्चर के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होगी, वो कंपाउंड्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एंड देयर इज सम स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब उसके बाद अगले कंपाउंड पे हम बात करते हैं, दैट इज एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। एलिसाइक्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिसाइक्लिक? इसको एलिफेटिक एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है आपको, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक, क्योंकि जितने भी बॉन्ड रहते हैं क्लोज चेन के कार्बन के बीच वो सब सिंगल बॉन्ड रहते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं इसको, ये बात ध्यान रखना है। क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर is made up of, closed structure is made up of only carbon atoms here. Closed structure is made up of only carbon atoms, carbon atoms। और aromatic से क्या डिफर करता है इसमें? Closed structure is made up of only carbon atoms. Alternate double bonds are absent. Alternate double bonds, alternate double bonds आर एब्सेंट। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर एब्सेंट। अब बात करते हैं कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स को हमें कलेक्ट करना है, उसके नाम को याद करने की कोशिश करना है। The smallest एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपेन। सबसे छोटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन इज द लीस्ट वन। नॉर्मली इट इज डिनोटेड बाय और एक्सप्रेस बाय ट्रायंगल। हाँ, साइक्लोप्रोपेन ये कंफर्म है कि बाकी सारे एंगल, बाकी सारे जो उसके ग्रुप हैं वो CH2 से रिलेटेड है। साइक्लोब्यूटेन, ये कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। दीज आर द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगला साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसके बाद साइक्लोहेक्सेन के बाद साइक्लोहेप्टेन भी बन जाएगा, साइक्लोओक्टेन भी बन जाएगा, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोओक्टेन, ये हो गया साइक्लोओक्टेन, साइक्लोओक्टेन। ठीक है, तो दीज आर सम एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ये एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। ऑल कॉर्नर्स विद CH2, जितने भी 1 2 3 1 2 3 4 सब CH2 से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमने बात किया होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक के बारे में। कुछ बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक के, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दूसरे स्ट्रक्चर्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे, ये दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, जैसे देखें ये साइक्लोप्रोपेन था, अगर पूरा कार्बन कंटेनिंग था तब। अब एक ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्सरेन।
ऑक्सीरेन इसका नाम है, तो नाम याद रखने की कोशिश करना है। दिस इज ऑक्सीरेन। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये होमोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको कहते हैं ऑक्सीरेन। ठीक है, ऑक्सीरेन के बाद CH2 बार बार इस कंपाउंड की भी जरूरत आपको पड़ेगी केमिकल रिएक्शन में, कैटलिस्ट के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा आपको THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF। तो ये होमो एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है THF। इसके बाद अगला एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक 1,4 डाइऑक्सेन। ये था ऑक्सीरेन, ये हो गया 1,4 डाइऑक्सेन। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है। जैसे THF के बारे में मैंने बताया कि एज अ कैटलिस्ट यूज होता है ये कंपाउंड बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो हमें THF का स्ट्रक्चर पता होगा तो कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ कुछ आपका हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक हो गया। होमोसाइक्लिक के दोनों टाइप हो गए, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। फिर एलिसाइक्लिक के दोनों टाइप हो गए, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं? इन विच other elements are also present, other elements are also present with carbon, other elements are also present with carbon, कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट हैं और इनको हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा या डीलोकेलाइजेशन होगा। थोड़ी देर में हम इनको समझेंगे चीजों को तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अभी क्लासिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होंगे? जिनमें कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे, उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में भी हेट्रोसाइक्लिक आ गया था और अब ये एरोमेटिक का हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 C5H5N, इट इज कॉल्ड पाइरीडीन। C5H5N, तो देखो यहाँ पे जो C5H5N का स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहेगा, C5H5N, और इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग रहती है। इस अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग के कारण ये कैसा हो गया? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया है इसमें, तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, क्योंकि उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड की कंडीशन आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगले कुछ और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल, सल्फर, तो सल्फर कंटेंट रहेगा तो इसको कहेंगे थायोफीन। सल्फर के पास यहाँ लोन पेयर रहता है, इट इज एबल टू डीलोकेलाइज द लोन पेयर, और ये अपने लोन पेयर को डीलोकेलाइज कर सकता है। तो 1 अल्टरनेट सल्फर का लोन पेयर, फिर अल्टरनेट, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो एरोमेटिक कैरेक्टर उसके अंदर भी है। ठीक है, बट ब्रीफली अलग से उसके बारे में हमको बात करना पड़ेगा। तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक।
अब अगर सारे कॉर्नर CH2 के ना हो करके CH के रहेंगे तो इसको हम फ्यूरेन कहेंगे, उसको हम THF कह रहे थे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। एलिसाइक्लिक वाले को, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक वाले को, इसको सिंपली फ्यूरेन कहते हैं। तो फ्यूरेन हो गया ये, है ना। पाइरिडीन के बारे में बात किया, थायोफीन, फ्यूरेन, ठीक है। और एक और कंपाउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी केमिकल रिएक्शंस में, तो इट इज कॉल्ड क्विनोलाइन। क्विनोलाइन बेस होता है, ठीक है। और ये भी कैसा है, एरोमेटिक है, क्विनोलाइन, क्विनोलाइन, ओके। तो क्विनोलाइन बेस को भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इट इज अबाउट क्लासिफिकेशन, ये हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन की बात हो गई है। क्लासिफिकेशन के बाद अगला जो टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बाद, क्योंकि यहाँ बार बार ये टर्मोलॉजी आई है तो ये बात आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगली बात हम लोग करने वाले हैं एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो वन बाय वन दोनों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक्स क्या होते हैं, हाउ टू डिफाइन, तो उस फेनोमेना को हम कहेंगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। तो देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जैसे हमने बात किया एरोमेटिक की, तो फिर से देखिए दो पॉइंट पे हम बात करते हैं। एक तो वो एरोमेटिक जो जिनमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर केवल और केवल कार्बन से बना हुआ है। द क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, ठीक है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। दिस वैरायटी ऑफ कंपाउंड जहां पे क्लोज स्ट्रक्चर केवल कार्बन से बना है, मतलब होमोसाइक्लिक है, उसके साथ उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, इसको बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आप फ्यूरेन की बात करो या पाइरिडीन की बात करो, C5H5N, तो C5H5N के अंदर क्या हो रहा था, क्या फिनोमेना चल रहा था C5H5N के अंदर, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, देयर इज अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और साथ में नाइट्रोजन भी है, देयर इज नाइट्रोजन। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनॉइड तो नहीं है लेकिन एरोमेटिक तो है, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड का प्रेजेंस एरोमेटिसिटी को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो पहली बात क्या हो गई, एरोमेटिक कंपाउंड्स में दो वैरायटी हो गई, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। तो पहली बात हम यहीं से शुरू करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक, पहली बात होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक के साथ एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, homocyclic aromatic compounds are known as benzenoid aromatic compound, benzenoid aromatic compound, benzenoid aromatic compound, benzenoid aromatic compound उसको कहते हैं benzenoid aromatic compound। and heterocyclic aromatic compounds, aromatic compounds, heterocyclic aromatic compounds, heterocyclic aromatic compounds are known as
नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं हम, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक बात क्लियर, जो होमोसाइक्लिक होंगे वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं, और जो हेट्रोसाइक्लिक होंगे वो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। तो होमोसाइक्लिक, जो होमोसाइक्लिक के बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड की कंडीशन को सैटिस्फाई करेंगे वो बेंजीनॉइड, जो हेट्रोसाइक्लिक के बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड की कंडीशन को सैटिस्फाई करेंगे वो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अगली बात, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, पहली बात, द कंपाउंड which follow Huckel's rule, which follow Huckel's rule of 4n+2 pi electron, the compound which follow the Huckel's rule of 4n+2 pi electron, जो Huckel's रूल को फॉलो करेंगे। अब हुक्केल्स रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, हुक्केल्स रूल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज द नंबर ऑफ रिंग्स, और n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स है। इट मे बी 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4 हो सकती है, 0 1 2 3 4 मे बी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, होल नंबर में होगा, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना। तो अगर कभी, क्योंकि इनके क्वेश्चंस को जस्टिफाई करना कई बार बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर रहते तो थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से समझना है। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा। इसको क्या कहते हैं, हुक्केल्स रूल कहते हैं। जहां पर n नंबर ऑफ रिंग्स है, इट इज द नंबर ऑफ रिंग्स, n इज द नंबर ऑफ रिंग्स, मे बी 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, हैव 2 6 10 14 एंड 18 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 6 8 2 6 10 14 और 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो। मतलब जैसे किसी कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 9 पाई इलेक्ट्रॉन है, 15 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे सही तरीका ये वाला है पहचानने का, है ना। तो हैव 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन। अगली बात, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो बॉन्ड एंगल नेचुरली कितना हो जाएगा, 120। प्लेनार को खास ध्यान रखना है, प्लेनार होना ही चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, स्ट्रक्चर इज प्लेनार स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब अगली बात देखिए फिर से, कंपाउंड्स विच फॉलो द हुक्केल्स रूल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और जो हुक्केल्स रूल को फॉलो करेगा, नंबर ऑफ रिंग्स आर 0 1 2 3 4, हैव 2 6 10 14 एंड 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, 120 प्लेनार। और आखिरी पॉइंट, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, उसके बाद भी सबसे लास्ट कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, मतलब जैसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आ रहा था, एक के बाद एक, वो चीज भी फॉलो अप होनी चाहिए। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन उसको बोलते हैं, कंप्लीट
डीलोकेलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर कॉन्जुगेशन कंप्लीट होगा, मतलब एक जगह डबल बॉन्ड है, फिर एक जगह छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड है, या उसकी जगह पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो भी उसमें हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्जुगेशन हुआ नहीं है, आगे आएगा, बहुत दूर है अभी वो। तो एरोमेटिसिटी को डिफाइन करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज द एरोमेटिसिटी? कंपाउंड follow the Huckel's rule of 4n plus 2 pi electron have 2, 6, 10, 14, 18 pi electrons, sp2 hybridized carbon, okay, bond angle 120, planar और complete conjugation, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन मतलब जैसे हम लोग अल्टरनेट के बारे में बात कर रहे थे, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि दो जगह छोड़कर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो वो कॉन्जुगेशन में काउंट अप होगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब हम अपने सबसे सिंपल स्ट्रक्चर पे आते हैं, बेंजीन पर, ठीक है। तो एक बार बेंजीन से ही शुरू करते हैं कि जो रूल्स हमने बताए वो सब बेंजीन में फॉलो अप हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। तो हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बताया था कि जब कोई कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। व्हेन कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब देखो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा डबल में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड रहता है, इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड इज देयर, सो 3 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 है तो 120 प्लेनर, यहां तक बिल्कुल बात क्लियर हो गई है ना, 120 और प्लेनर, ठीक। अब बात करते हैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। 4n प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। 4n प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो रिंग कितनी है इसमें? 1, हाउ रिंग इज द 1 है ना, एक रिंग है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास मिलने चाहिए? 4 इंटू 1 प्लस 2, तो टोटल कितना आ गया? 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, 4 प्लस 2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन पे देखिए, अगर मुझे रिंग का नंबर निकालना है तो 4n प्लस 2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4n प्लस 2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? आ गया आपका 4n इक्वल टू 6 माइनस 2, तो 4n इक्वल टू 6 माइनस 2, तो n इक्वल टू आ जाएगा 4/4, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया कि रिंग्स का नंबर भी फ्रैक्शन में नहीं है। तो 1 रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन और सारे स्ट्रक्चर को, सभी चीजों को, रूल्स के सभी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, आगे और देख लेते हैं एक बात। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक जगह बॉन्ड है, फिर एक जगह खाली है, फिर एक जगह बॉन्ड है, फिर एक जगह सिंगल बॉन्ड, फिर एक जगह डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर आल्सो देयर। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज आल्सो देयर, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इट मींस बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये सभी बातें मिलकर के इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद और एक सिंपल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में भी यहीं से रिवाइज करते हुए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो एक और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। अब जैसे नॉर्मली क्या करते हैं हम, 2 रिंग्स हैं तो उसमें 2 स्फीयर डाल देते हैं, लेकिन अब देखो अगर बेंजीन के बाद हम लोग बात करते हैं नेप्थलीन के बारे में, तो नेप्थलीन का जब आप स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे, एकदम क्लियर स्ट्रक्चर ओपन टाइप से, तब आपको इसकी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक, फिर एक जगह ब्लैंक, फिर एक जगह ब्लैंक, फिर एक यहाँ पे अटैच है, तो एक जगह ब्लैंक होगी, देयर इज एंड देयर इज, ओके। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन से पहले चेक करते हैं। 4n प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहे हैं? 5 जगह पे 1 2 3 4 और 5 जगह पे इसमें
पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 10। तो 2 रिंग अगर होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको? 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इज देयर? रिंग का नंबर कितना है? 2, ठीक है। 2 रिंग्स थे ना इसमें। तो अब ऐसा कर सकते हैं हम 4 × 2 + 2। तो 4 × 2 + 2, तो 4 × 2 करोगे तो कितना हो गया? 8, 8 + 2 करोगे तो कितना हो गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन रख के देख लेते हैं रिंग का नंबर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 4n+2 इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n का नंबर चाहिए ना मुझे, तो n का नंबर चाहिए तो कितना हो जाएगा? 10 - 2 कितना हो गया? 8, और 8/4 तो कितना आ गया? 2। तो नंबर ऑफ रिंग्स आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मींस 5 पाई बॉन्ड्स। अगर 3 रिंग होता तो 3 रिंग होता तो 4 × 3, तो 4 × 3 कितना हो गया? 12, 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द 3 रिंग्स। तो 3 रिंग्स का स्ट्रक्चर होगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 1/4 मतलब 3 रिंग में आपको जो पाई बॉन्ड क्रिएट करने हैं, पाई बॉन्ड्स लगाने हैं, वो कितने होंगे? 7। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 पाई बॉन्ड्स, तो 7 पाई बॉन्ड्स होंगे। तो इससे आप स्ट्रक्चर बनाते समय ये भी गलती नहीं करेंगे, ये भी ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि किसमें कितने पाई की बॉन्ड लगेंगे। जैसे कई बार क्या होता है इसमें बच्चे 3 इसमें लगा देंगे, 3 इसमें लगा देंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है। यहां से उसको हमको सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ रिंग्स कितने हो गए? 2। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। नेचुरली किसी भी कार्बन को चेक कर लीजिए, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 120 प्लेनर और कंजुगेशन कंप्लीट है, कंप्लीट। तो कंप्लीटली अल्टरनेट डबल बॉन्ड, alternate double bond is also there, alternate double bonds present हैं। It means naphthalene is aromatic, ठीक है। तो नेप्थालीन भी अरोमेटिक है। फिर से एक बार इस पे हम लोग काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको एक काम करना है कि इस पर 1-2 स्ट्रक्चर ढूंढ करके उसको जरूर सॉल्व करना है। ओके कमांडोज, थैंक यू।